हाय एफएफ लवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मुझे कुछ और भी आप लोगों के कमेंट्स से रिलेटेड आप लोगों से बात करनी है। वैसे कमेंट्स आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी मुझे करते हैं। लेकिन एक हैं जो हमेशा ही कुछ अलग ही किस्म का कमेंट करके जाती हैं। उनका नाम है गीतिका मिश्रा। गीतिका मिश्रा आप नहीं हैं, आप तो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उनका नाम है गायत्री मित्रा। तो आपसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपने अभी तक जितने भी कमेंट मेरे एफएफ में किए हैं ना, आपके कोई भी कमेंट ऐसे नहीं हैं जिनको पढ़ के मुझे थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे एफएफ पसंद नहीं आते तो आप बेशक छोड़ के जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं बोल रहा है आपसे कि ज़बरदस्ती इन एफएफ्स को देखिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो यू कैन लीव, बट प्लीज़ डोंट इरिटेट मी with your comments. If you don't like my voice, my explanation, my effects, my things, my thoughts, so you can leave. And if you are commenting again in my FF, so please give me some advices which can help me to improve my stories. Please, I am requesting you, if you are commenting again, so please give me some advices only. Please don't irritate me, don't bother me. मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ आपसे यार, सच में। आपके कमेंट्स ऐसे आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जब आपको मेरे एफएफ्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपसे कौन बोलता है कि उन्हें सुनो यार। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कहाँ पे दो तीन लाइन्स को एक बार एक लाइन को दो तीन बार रिपीट की है। अगर मैंने की भी होंगी तो उसका हर बार कोई अलग मीनिंग लग रहा होगा। और ये सब कुछ मैं पहले छोड़ देती थी, लेकिन आप लोगों के ही जो पहले रिवेंजफुल लव था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लाइक युवान का क्या हुआ। और जब मैं एक बार बताना भूल गई थी कि वैन किंग के साथ 2-4 डॉक्टर और थे, वो ब्रेन स्पेशलिस्ट थे, तो उसमें भी मुझे कमेंट्स आए थे। और अगर मैं इन छोटी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ देती हूँ तो आप लोगों के ही फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि यार ये चीज़ें स्किप क्यों की। तो मैं बस आप लोगों की ही बताई हुई चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ में मुझे दोबारा से इरिटेट मत कीजिएगा कि आप एक लाइन को 4 बार बोलती हैं, 50 बार सुनाती हैं। हाँ, उसका मीनिंग अलग होता है। जब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसका मीनिंग अलग होता है तो उस कमेंट को करने का मुझे नहीं लगता कोई मीनिंग है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई एडवाइस नहीं है तो प्लीज़ दोबारा से ऐसे कमेंट मत कीजिएगा। आपको मैं पूरी तरीके से अपने दिल से बोल रही हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे एफएफ सुनने की। बाकी लोगों को मैं सिर्फ सॉरी बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन यार मैं सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, स्पेशली गायत्री मित्रा, आपसे तो मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और चलिए, बहुत ज़्यादा बकवास मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारी बातें मैं बोल भी चुकी हूँ। और आज के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आज थोड़ी बहुत गलती हो जाए, क्योंकि एक तो मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऊपर से गुस्से में मुझसे अच्छा काम नहीं होता है, इसलिए मैं पहले ही उसके लिए भी माफ़ी मांग रही हूँ। तो चलिए, सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी सुयेंग से लड़ते लड़ते खुद भी घायल हो चुका था, लेकिन फाइनली वो सुयेंग को मार चुका था। सुयेंग तो वहाँ पे लाइफलेस बॉडी उसकी पड़ी हुई थी, लेकिन वांग जी भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं था। दूसरी तरफ विंग को सब कुछ महसूस हो चुका था, क्योंकि वो दोनों सिर्फ देह से जुड़े हुए नहीं थे, वो दोनों आत्मा से जुड़े हुए थे। अगर एक को चोट लगेगी तो दूसरे को तकलीफ होगी, ये पहले ही तय है। ये पहले ही इसलिए तय है क्योंकि वो आत्मा के साथी हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं वो लोग। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर एक की देह पे वार होगा तो दूसरे की दिल से तकलीफ तो बाहर आएगी ही। इसलिए विंग को जब महसूस हुआ कि उसने जो वॉमिट किया है ना ब्लड, वो इसलिए किया है क्योंकि किसी न किसी ने वांग जी को हर्ट किया है, और वांग जी बहुत गहरी चोट से इस वक्त गुजर रहा है। तो उसने इस वक्त वैनिंग को ऑर्डर दिया कि वो बाकी सभी लोगों को लेके ब्यूरियल माउंट पहुंच जाए, और वो पहले वैन किंग और खुद वहाँ से जाने वाले थे। इस वक्त वो ब्यूरियल माउंट से ज़्यादा दूर नहीं थे, जिसकी वजह से उनका तालिस्मान डायरेक्टली उन्हें ब्यूरियल माउंट में पहुंचा सकता था। इसलिए विंग ने अपने पॉकेट से 2 तालिस्मान निकाले, जिसमें से कि उसने एक वैन किंग को दिया और एक खुद पकड़ लिया, और वैन किंग को अपना हाथ एक टाइटली पकड़ लिया और वैन किंग को इशारा किया कि इस तालिस्मान को जो है ना अपने चेस्ट पे प्रेस करे। विंग इस वक्त
पूरी तरीके से काँप रहा था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं महसूस हो रहा था कि वांग जी इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से पेन कर रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वांग जी के साथ इस वक्त क्या हुआ है, लेकिन हाँ, वो जानता था कि वांग जी इस वक्त सही कंडीशन में तो नहीं है। वो कहीं न कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। और जैसे ही उसने उस तालिस्मान को अपने चेस्ट पे प्रेस किया, तो वो और वैन किंग लगभग अगले ही पल वहाँ पे यानी कि ब्यूरियल माउंट पे पहुँच चुके थे। 2-4 कदम आगे बढ़ने के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने आसपास खोजना शुरू किया। आसपास खोजने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या हुआ है इधर, क्योंकि वहाँ पे कोई था भी नहीं जो उन्हें बता सकता था कि यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन फिर उनकी नज़र जाती है विंग के उस केव की तरफ, जिसका एंट्रेंस डोर टूटा हुआ था। विंग ने जैसे ही उस एंट्रेंस का डोर टूटा हुआ देखा, तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो जानता था कि ये डोर उसने नॉर्मली तो नहीं छोड़ा होगा। वो भले ही ब्यूरियल माउंट में तलिस्मान लगाना भूल गया हो, वहाँ पे बैरियर सेट करना भूल गया हो, लेकिन उसने अपने केव में तो ऐसा नहीं किया होगा। पक्का उसने वहाँ पे ज़रूर बैरियर सेट किए होंगे, जिसकी वजह से कोई मामूली इंसान तो उसको नहीं तोड़ सकता था। और अगर वहाँ पे कोई आया है, कोई बहुत शक्तिशाली इंसान अगर वहाँ पे आया है, तो अगर उसका सामना वांग जी से हुआ है, तो वांग जी का इस वक्त क्या हाल होगा। विंग ये बस सोचे जा रहा था। विंग अगले ही पल अपने केव की तरफ दौड़ता है। केव के एंट्रेंस में जैसे ही वो पहुँचता है, तो अंदर का नज़ारा देख वो पूरी तरीके से सदमे में आ चुका था, क्योंकि अंदर का नज़ारा बहुत भयानक था, बहुत ज़्यादा भयानक। उसके चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। एक भी सामान जो उसने उसकी जगह पे रखा था ना, वो अब उसकी जगह पे नहीं था। केव में रखा हुआ सारा का सारा सामान जो था वो जमीन पे पड़ा हुआ था। कुछ इधर बिखरा हुआ था तो कुछ उधर बिखरा हुआ था। विंग के तालिस्मान भी पूरे के पूरे केव में फैले हुए थे। उसके जो पेपर्स थे इम्पोर्टेंस, वो भी पूरे केव में फैले हुए थे। यहाँ तक कि ब्लड पाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने जो तालिस्मान लगाए हुए थे ना आसपास, उसकी डोरी भी कट के बाहर यानी कि ज़मीन में गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से किसी ने तहस नहस कर दिया है कुछ, और किसी ने इस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन वो आखिर कौन था जिसने इसको इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ा है, इतनी बुरी तरीके से उसे बर्बाद किया है। और आखिर कौन है जिसने वांग जी को हर्ट किया है, क्योंकि जिसने इतना सब कुछ किया होगा उसने वांग जी को तो नहीं छोड़ा होगा। वांग जी हर्ट है और इंजर्ड है, ये पहले ही विंग समझ चुका था जब उसको ब्लड वॉमिट हुआ था। लेकिन वो कितना इंजर्ड है और किस हालत में है, ये अभी तक वो नहीं जानता था। इसी के साथ उसने अपने आप को संभाला और वैन किंग और उसने धीरे धीरे कदमों को अब केव के अंदर ले जाना शुरू किया। जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे, वो अपने पैरों से ही सारे सामान को अपने रास्ते से हटा रहे थे। उनको इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने हाथ का इस्तेमाल करें और उन सामानों को अपने रास्ते से हटाए। धीरे धीरे वो जैसे ही बढ़ रहे थे, किंग की नज़र बेड के साइड की ज़मीन पे गई, जहाँ पे 2 शरीर एक साथ गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में से कोई भी इस वक्त सांस नहीं ले रहा हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही फेस टू फेस गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे होंगे और ऐसे ही वो लोग बेहोश हो गए होंगे, या कोई नहीं कह सकता था कि वो सिर्फ बेहोश हैं या अपनी आखिरी सांसें भी वो ले चुके हैं। वैन किंग उन दोनों को गौर से देख रही थी, तो विंग उसे गौर से देख रहा था, और अब उसने वैन किंग की आंखों को फॉलो करते हुए इस डायरेक्शन में देखा जहाँ की वैन किंग देख रही थी। और अब जो विंग ने देखा था वो अब तक की सबसे बुरी चीज़ थी। उसके सर पे आसमान आके टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि धरती फट गई है उसको, मतलब पूरी दुनिया तहस नहस सी दिखाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं है। वांग जी के वाइट रोब्स पूरी तरीके से रेड में कन्वर्ट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कलर जो था ना, वो हमेशा से ही रेड था, वो कभी भी वाइट नहीं थे। जो कुछ हिस्सा उसके शोल्डर्स के साइड पे बचा हुआ था, वो भी अब पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वांग जी का शरीर पूरी तरीके से खून में लथपथ था, और उसके सामने पड़ा हुआ वो शरीर जो कि काले कपड़ों में था, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि इसका कितना ब्लड लॉस हुआ होगा। लेकिन हाँ, विंग ने उसके चेहरे को पहचान लिया था, और उसे देखने के बाद अब विंग पूरी तरीके से श्योर था कि वांग जी का अगर इससे सामना हुआ है तो वांग जी या फिर बहुत पूरी तरीके से जख्मी है, या फिर वांग जी। विंग इससे ज़्यादा कुछ सोच पाता, वो अपने थॉट्स को यहीं पे ब्रेक करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ है, वो अभी ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक हो भी जाएगा।
उसको वैन किंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि चलो जल्दी से उसे देखो। ऐसा कहते हुए विंग और वैन किंग दोनों ही दौड़ते हुए वांग जी के पास गए। वांग जी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था। उसके पास एक मतलब लास्ट सेंस में भी वो नहीं था इस वक्त। वो पूरी तरीके से बेहोश था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, उसकी हार्ट बीट्स भी बहुत स्लो थी। ऐसा लग रहा था कि लगभग अगर 10-15 मिनट की देरी और होती तो शायद वांग जी को जिंदा देख पाना उनकी नसीब में नहीं होता। विंग जैसे ही वांग जी के बगल में पहुंचा ना, उसने वांग जी को अपने आर्म्स में लिया और उसको बुरी तरीके से उसको सेक करने लगा, उसकी पूरी बॉडी को हिलाने लगा और बस एक ही चीज़ बोले जा रहा था कि खोलो अपनी आंखों को, खोलो लांछन, अपनी आंखों को खोलो। क्यों तुम इस तरह से सोए हुए हो? मुझे पता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम बस उसका बदला ले रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ तुम कुछ और किसी और तरीके से मुझसे बदला ले लेना, लेकिन इस तरीके से नहीं, प्लीज़ नहीं, इस तरीके से नहीं। तुम्हें उठना होगा, तुम उठोगे। ऐसा कहते हुए विंग ने वांग जी की पूरी बॉडी को हिला चुका था। उसके सर से लेके पांव तक वांग जी को पूरी तरीके से वो हिला रहा था, शेक कर रहा था, जैसे मानो वांग जी सिर्फ उसके हिलाने भर से ही उठ जाएगा। उसको ऐसा लग रहा था कि उसने उसे अपने आर्म्स में क्या लिया, वांग जी पे दोबारा जान आ जाएगी। वांग जी अपनी आंखों को नहीं खोल रहा था। इस बात से विंग फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, इरिटेटेड हो रहा था। वो बार बार उसको हिला रहा था, बार बार उसको उठने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वांग जी उसके रिक्वेस्ट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। आखिरकार वो करता भी कैसे? वो एक अनकॉन्शियस पर्सन था। भले ही वो सोलमेट्स थे, लेकिन फिर भी इंसान एक हद तक ही अपने आप को सेंस में रख सकता है। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होने के बाद कोई भी अपने आप को सेंस में नहीं रख पाएगा। आखिरकार आत्मा उन लोगों की जुड़ी भी हुई भी है, तो भी देह भी ज़रूरी होता है किसी इंसान को जिंदा रखने के लिए। लगभग 5 मिनट ऐसा ही चलता रहा। विंग बस वांग जी को हिलाता रहा, उसको सेक करता रहा, लेकिन जब अब उसके एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो विंग का ध्यान अब वैन किंग की तरफ जाता है, जो कि उसके सामने बस बैठी हुई थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि विंग को संभाले या वांग जी को। वो बस डिसाइड करने में लगी हुई थी कि इस वक्त उसको किस इंसान को पहले संभालना चाहिए, लेकिन विंग को उसकी कंडीशन भी समझ में नहीं आ रही थी। वो डायरेक्टली उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रही हो? क्या तुम देख नहीं रही हो कि इसको तुम्हारी ज़रूरत है? तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इसकी लास्ट सांस भी ये ले ले और ये हम लोग को छोड़ के चले जाए? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम इसको बचाओ? जल्दी से जल्दी कुछ करो और इसको बचाओ। विंग ने गुस्से भरी निगाहों से वैन किंग को देखा और बोला, क्या तुम इंतजार कर रही हो कि यहाँ पे कुछ और भी बुरा हो जाए? कुछ करो वैन किंग, जल्दी से जल्दी कुछ करो। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि मुझे ये इंसान जिंदा चाहिए, किसी भी हालत में मुझे ये जिंदा चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने वैन किंग को ऑर्डर किया। वैन किंग भी अपने आप को संभालते हुए बोली, ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले शांत होना होगा। जितने जोर जोर से तुम इसकी बॉडी को हिला रहे हो ये इसके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए प्लीज़ पहले इस कप को रोको और इसको डायरेक्टली हमारे ट्रीटमेंट रूम पे लेके जाओ। मैं वहीं पे जाके इसका कुछ कर सकती हूँ। जल्दी से इसे उठाओ और वहाँ पे लेके जाओ। उसकी हार्ट बीट्स और पल्स रेट जो है थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस खुद को शांत रखना और उसको दोबारा से हिलाने की कोशिश भी मत करना। और मैं तब तक उस इंसान को भी चेक कर लेती हूँ, क्या पता इसमें भी थोड़ी बहुत जान बची हो, तो मैं इसे भी चेक कर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने विंग को ऑर्डर किया कि अब वो वांग जी को लेके जाए उसके ट्रीटमेंट रूम में और वो खुद सुचेंग को इस वक्त एग्जामिन करेगी। विंग को सुचेंग पे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था ना कि उसने डायरेक्टली वैन किंग को ऑर्डर देते हुए बोला कि अगर ये जिंदा भी हो ना तो भी इसे मार देना, वरना मैं खुद आके इसको मार दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने वांग जी को अपने आर्म्स में लिया ब्राइडल स्टाइल में और डायरेक्टली अपने ब्यूरियल माउंट के ट्रीटमेंट रूम में पहुंच गया। विंग वांग जी को लेके जा चुका था और वैन किंग इस वक्त सुचेंग को एग्जामिन कर रही थी और उसको एग्जामिन करने के बाद उसको पता चल चुका था कि इसके पास अब कोई सांस नहीं बची है, कोई प्राण नहीं बचे हैं। इसके पास बस ये मृत शरीर ही बच चुका है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब उसको यहाँ पे टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। इसलिए वो खुद भी उठी और विंग के पीछे पीछे वो भी चल दी। वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले उसने वांग जी के रोप्स को उसकी बॉडी में से हटाना सही समझा, लेकिन उसके लिए भी विंग ने उसको रोक लिया, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि वांग जी के
ड्रेसलेस बॉडी को कोई और देखे, क्योंकि इस वक्त वो थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो रहा था, लेकिन ये वक्त नहीं था उसके पॉजिटिव होने का। इसलिए वैन किंग उसको डांटते हुए बोलती है, दूर हटो यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, और जब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तब तक तुम इसके आसपास भी नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए वैन किंग ने वांग जी की बॉडी में जो बचे हुए रोप्स थे ना, उनको भी काटना स्टार्ट कर दिया था, और लगभग 2 मिनट के बाद ही उसने उस पूरी की पूरी मतलब अपर बॉडी जो भी थी ना, उसको पूरी तरीके से ड्रेसलेस कर दिया था। वांग जी के अपर बॉडी पे यानी कि उसके एब्डोमेन से लेके उसके चेस्ट तक और बैक में भी बहुत सारे स्क्रैचेस आए थे, बहुत सारे कट से लगे हुए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला कट था या ये कहो कि घाव था, वो उसके लोअर एब्डोमेन के राइट साइड पे था, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा था। वो उसके देखने भर से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गहरा है, क्योंकि उस जगह से वांग जी की जो इनर स्किन थी ना, वो भी बाहर आ चुकी थी, यानी कि अंदर के का जो मांस था ना, वो भी बाहर आ चुका था। और इसको देखने के बाद बीइंग का तो जैसे कलेजा बाहर आने को था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो अपने वांग जी को इस तरीके से खून में लथपथ देखे, इतने बड़े बड़े घाव उसके शरीर पे देखे। और अब वो अपने आप में ही खुद को ही कोसने लगा था कि आखिरकार उसने उसे यहाँ पे अकेला क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं मानी उसने अपने दिल की बात। जब वो रुका था उस वक्त 2 पल के लिए, और उसको वापस देखते हुए उसे महसूस हुआ था कि जब वो वापस आएगा तो शायद ये वांग जी उसको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा, जिसको इस वक्त वो छोड़ के जा रहा है। वो अपने आप में ही अपने आप को ब्लेम करने लगा था कि क्यों उसने उसकी बात नहीं मानी और उसको उसके साथ क्यों नहीं लेके गया। आखिरकार कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसने अपने ही पार्टनर को, अपने ही हस्बैंड को इस जगह पे अकेला छोड़ दिया, वो भी एक फेस्टिवल के दिन। आखिरकार कैसा इंसान है वो? क्या वो सच में एक डिमॉन बन चुका है? जिस दिन उसने अपने पार्टनर के साथ लैलटेन उड़ाना चाहिए था एक साथ, वो अकेला ही उस जगह पर एंजॉय कर रहा था, अकेला ही वहाँ पे घूम रहा था, और अपने पार्टनर को उसने यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ था। विंग अब बैक स्टेप्स लेने लगा था। उसने तब तक अपने बैक स्टेप्स को स्टॉप नहीं किया था जब तक कि वो वॉल के साथ जाके प्रेस नहीं हो चुका था। बाकी जो छोटे छोटे कट्स थे उनको वैन किंग ने डिसाइड किया कि वो बाद में ट्रीट करेगी, क्योंकि इस वक्त जो वांग जी के शरीर पे सबसे बड़ा घाव था ना, उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो शायद हो सकता है कि उसकी कुछ जो नर्व्स हैं या टिश्यूज़ हैं अंदर, कुछ ना कुछ डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उसको पहले ट्रीट करना चाहिए। उसने अपने जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास थे वहाँ पे उन सभी का इस्तेमाल किया, और लगभग 1 घंटा लगा उसको उस वॉन्स को, उस घाव को ट्रीट करने में। लगभग 1 घंटे की मेहनत के साथ उसने उस घाव को तो भर दिया था, यानी कि उस घाव को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट तो दे दिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस ट्रीटमेंट का वांग जी पे क्या असर होगा और कब तक होगा। अब धीरे धीरे उसने वांग जी के जो छोटे छोटे कट्स थे उन पे भी अब लेप लगाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि उसने खुद ही बनाया था, क्योंकि वो खुद एक चिकित्सक थी, यानी कि एक डॉक्टर थी, तो वो अच्छे से जानती थी कि किस चीज़ को किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। उसने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पहले से ही रखी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ब्यूरियल माउंट में कभी भी कोई भी किसी भी टाइम इंजर्ड हो सकता है, और किसी को भी सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। क्योंकि जिस जगह में वो रह रहे थे ना, वो सिर्फ मैदान नहीं था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे छोटे नुकीले पत्थर थे, यानी कि कोई भी कभी भी चलते हुए भी गिर सकता है और कभी भी किसी को भी चोट लग सकती है। इसलिए वो हमेशा जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी उसको मतलब औषधि जैसी कुछ चीज़ें दिखती थी, जड़ी बूटियाँ दिखती थी, तो वो उनको अपने साथ लेके आया करती थी और स्टोर कर दिया करती थी, और आज वो सब कुछ वांग जी के ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे थे। अब वैन किंग ने उसके जो छोटे छोटे कट्स थे उनको भी पूरी तरीके से मतलब ट्रीट कर दिया था, उनमें भी लेप लगा दिया था, और पूरी तरीके से पट्टी के साथ उसको कवर अप भी कर दिया था। यानी कि वांग जी के जो वाउंड्स थे ना, उनकी तो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हो चुकी थी। और अब जो वैन किंग ने उसकी पल्स और हार्ट रेट चेक किया था ना, तो वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि पहले थे। उसे नहीं पता चल रहा था कि ये कैसे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, इसके लिए एक चीज़ तो श्योर थी कि वांग जी की जो मतलब कंडीशन है ना, वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है इसको होश आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन होश आएगा ये श्योर था। और यही चीज़ वो विंग को भी बताती है
लगभग 1.5 घंटा निकल चुका था और बाकी सब मेंबर्स भी ब्यूरियल माउंट में पहुंच चुके थे। इस 1.5 घंटे के अंतराल में विंग ने अपने आप को 1 मिनट के लिए भी वांग जी से अपनी नज़रों को हटाया नहीं था। एक बार भी उसने अपनी पलकों को झपकाया नहीं था। ऐसा लग रहा था कि एक मूर्ति जैसे वांग जी के सामने बस खड़ी हो और एकटक उसको देखे जा रही हो। उस दीवार के सहारे खड़ा हुआ वो वीवू जियान इस वक्त भी बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। भले ही वैन किंग ने उसको उसकी पूरी कंडीशन बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी विंग की बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो बस पूरी तरीके से एक मूर्ति बन के वहाँ पे रह चुका हो। वैन किंग अब और भी ज़्यादा ज़ोर से विंग से बोलती है कि उसका ट्रीटमेंट हो चुका है और वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन वो कब तक ठीक होगा वो ये नहीं जानती, क्योंकि उसकी जो पल्स रेट है और हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि वो ठीक हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। और वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, इतने छोटे छोटे घाव उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। बस उसका जो है ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसकी वजह से वो अनकॉन्शियस है। लेकिन हाँ, वो बहुत जल्दी होश में भी आ जाएगा। लेकिन वैन किंग खुद जानती थी कि वो बहुत जल्दी तो होश में नहीं आएगा, उसके लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। लगभग 1 हफ्ता तो उसे पूरा लग ही सकता है अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करके, और नॉर्मली बिना किसी के हेल्प के वो अगर सेंस में आया तो उसको लगभग 1 हफ्ता पूरा लग सकता है। और अगर इसके अलावा कोई इंसान उसको कोई कल्टीवेटर उसको स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तो हो सकता है वो बहुत जल्दी ही अपने सेंस में वापस भी आ जाए, अपने आप को रिकवर भी कर ले। लेकिन ये बात वो विंग को नहीं बताती, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये बात उसको बताने का कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि अगर उसे पता चल भी गया इस सब के बारे में तो कोई भी नहीं है जो वांग जी की सब में हेल्प कर सकता है। इसलिए उसने विंग से ये सब कुछ छिपा के रखा और विंग को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वांग जी को कब तक होश आएगा, और अगर उसे जल्दी होश में लाना है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। अब उसने विंग से बोला कि तुम अगर चाहो तो उसके साथ रह सकते हो और अगर चाहो तो बाहर भी आ सकते हो। उसको रेस्ट की ज़रूरत है तो उसको आराम ही करने दो, क्योंकि इस वक्त तक वो ट्रीटमेंट में था और इससे पहले वो लड़ रहा था, इसलिए वो बुरी तरीके से थका हुआ है। अगर उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाए तो शायद हो सकता है वो इतनी जल्दी रिकवर न कर पाए। अगर तुम चाहो तो उसके सामने सुनसान खड़े रह सकते हो, लेकिन उससे उसकी बॉडी पे हाथ मत लगाना या उसको सेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत मत करना। वो अपने आप ही उठ जाएगा जब उसको उठना होगा। ऐसा कहते हुए वैन किंग उस रूम से बाहर आ चुकी थी, क्योंकि रूम के बाहर भी बहुत सारे लोग थे जो इस वक्त उन दोनों के बाहर आने का वेट कर रहे थे। उन दोनों का ना सही तो कम से कम किसी एक के बाहर आने का तो इंतज़ार कर ही रहे थे। वहाँ के माहौल को देखते हुए लगभग सभी लोग समझ चुके थे कि यहाँ क्या हुआ है। भले ही विंग और वैन किंग ने अभी तक उन लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो लोग समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। लेकिन क्या हुआ है ये उन्हें पता लग चुका था तब जब वैन किंग उस रूम से बाहर आई थी और वो बताती है कि यहाँ पे क्या हुआ था और वांग जी उन लोगों को किस हालत में मिला था। इसी के साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो चुके थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वरीड थे ना वो थे छोटे छोटे से बच्चे, क्योंकि वांग जी ही उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रहा करता था। उनकी स्टडीज़ में हेल्प किया करता था तो उनकी मार्शल आर्ट में भी वो हेल्प किया करता था। लेकिन वैन किंग उन लोगों को श्योरिटी देती है कि उनके जो टीचर है ना, लान वांग जी जो है ना, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तो उन लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही तुम लोगों को दोबारा से पढ़ाना भी स्टार्ट कर देंगे, तुम लोगों को सभी कुछ सिखाना भी स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कहते हुए वो एक एक बच्चे के सर में जाके अपने हाथ को रखती है, उनके बालों को रब करती है और बोलती है ये टाइम हो चुका है तुम लोगों के सोने का, तो चुपचाप अपने अपने रूम्स में जाओ और जल्दी से सो जाओ और टेंशन मत लेना इस बात की कि तुम्हारे हांगवान जुन कब तक ठीक होंगे। मैं आप लोगों को श्योरिटी देती हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो एक वार्म सी स्माइल उन सभी को देती है और वो अच्छे से जानते थे कि वैन किंग जो है ना वो नॉर्मल प्रॉमिसेस कभी नहीं करती, वो फालतू की जो श्योरिटीज़ हैं वो कभी नहीं देती, क्योंकि इन 6 महीनों में भी वो समझ चुके थे कि यहाँ पे हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से उन लोगों का ख्याल रखता है और यहाँ पे रहने वाले इंसान कोई भी उन लोगों से झूठे वादे तो नहीं करता और झूठी श्योरिटी भी उन्हें नहीं देता। तो वो बच्चे भी वैन किंग की बात मान के अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। इसी के साथ वैन किंग बाकी सभी से भी बोलती है कि उन्हें भी इस वक्त अपने अपने रूम्स में चले जाना चाहिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और किसी की भी
जगे रहने से या उठे रहने से हांग वनजुन जल्दी से ठीक नहीं होने वाले हैं। वो अपने ही टाइम पे ठीक होंगे। जब तक उनकी बॉडी पूरी तरीके से उनको रिकवर नहीं कर देती वो तब तक ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम में से किसी को भी यहाँ पे इस वक्त खड़ा रहने की या उनके लिए जगे रहने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको भी ज़रूरत है वो हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग जागे हुए हैं। यानी कि वेनिंग, वेनकिंग और वीवूजियान, वो तीनों ही रात भर उसकी देखभाल करने वाले थे। दूसरी तरफ वेनकिंग के रूम से जाते ही विंग ने अपनी कदमों को धीरे धीरे लान वांगजी के उस बेड की तरफ बढ़ाया जिसमें कि वो अभी बेजान पड़ा हुआ था। वो अपने आप से सांस ले रहा है या नहीं इसकी श्योरिटी भी उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वांगजी इस वक्त किस कंडीशन में है। लेकिन हाँ, वेनकिंग ने अगर उससे बोला है कि वो ठीक हो जाएगा तो शायद वो ठीक हो सकता है। वो धीरे धीरे अपने कदमों को उसके पास बढ़ाता है और अपने खून से लथपथ उन हाथों को उसके फॉरहेड पे रखता है जो कि इस वक्त वांगजी के ही खून से सने हुए थे। वो उसके हाथों में तब लगा था जब उसने वांगजी को अपने आर्म्स में लिया था, अपने हाथों से जब उसने वांगजी को हिलाया था, सेक किया था, और जब उसने वांगजी को अपने आर्म्स में उठा के यहाँ तक लेके आया था वो तब उसके हाथों में उसका खून लगा हुआ था और अभी तक वो खून पूरी तरीके से सूख भी चुका था। उन खून भरे हाथों से ही उसने वांगजी के फॉरहेड पे हाथ रखा और बोला, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों? क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की? अगर वो यहाँ पे कुछ लेने भी आया था तो उसे ले जाने देते ना, करने देते उसको उसकी मन की। क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की? तुम्हें पता है कितनी तकलीफ़ होती है तुम्हें इस तरीके से देखने से? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा एक खून का कतरा, एक खून की बूंद मुझे कितनी तकलीफ़ देती है? तुम सोच भी नहीं सकते। इस वक्त तुम यहाँ पे लेटे हुए हो लेकिन सारा का सारा दर्द मुझे हो रहा है। तुम समझ भी नहीं सकते हो इस वक्त मेरी क्या हालत है। क्या तुम्हें अच्छा लगता है मुझे तकलीफ़ देना? क्या तुम्हें पसंद है बार बार मुझे इस तकलीफ़ में देखना या मुझे इस तरीके से तकलीफ़ देना? लेकिन अगले ही पल विंग के फेस पे एक सैड स्माइल थी और वो बोलता है, नहीं, तुमने तकलीफ़ नहीं दी, तकलीफ़ तो मैंने दी तुम्हें। काश काश मैं उस वक्त तुम्हें आने से मना नहीं करता तो शायद तुम इस वक्त हम लोगों के साथ सेफली वापस आ रहे होते और हम सभी लोग भले ही हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते, भले ही हम एक दूसरे को वैसे ही इग्नोर कर रहे होते। हो सकता है मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता या हो सकता है मैं तुम्हें और भी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें इस वक्त इस तरीके से तो नहीं देख रहा होता। मुझे तुम्हें इस तरीके से कभी नहीं देखना था। मैं तुम्हें कभी भी इतनी बड़ी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। तुम नहीं जानते जितनी बार तुम्हें मैंने तकलीफ़ दी है ना, तो उससे तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई है। तुम्हें अगर दर्द हुआ है ना तो मेरे दर्द की सीमा तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें दर्द देने का जो नतीजा था ना वो मैंने भुगता है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हें तकलीफ़ दी है। शायद यही रीज़न है कि तुम मुझे इस वक्त इतना दर्द दे रही हो, इतनी तकलीफ़ दे रही हो। प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ, कोई और तरीका अपना लो, पर प्लीज़ ये तरीका मत अपनाओ। ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम्हारा मुझे तकलीफ़ देने का ये तरीका मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हें उठना होगा और किसी और तरीके से मुझसे बदला लेना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे ही लान वांगजी बनो जो 10 साल पहले था, जिस लान वांगजी को मैं पहले जानता था। तुम वैसे क्यों नहीं हो? आखिरकार तुम क्यों गिव अप कर रहे हो किसी भी चीज़ से? क्यों हर एक चीज़ को मान रहे हो, हर एक वो चीज़ कर रहे हो जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ? प्लीज़ फाइट बैक करो, अपने आप से भी और मुझसे भी। प्लीज़ जल्दी उठ जाओ, मैं सच में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम चाहो तो मुझे अपने सामने अपनी पिचिन से मेरे सर को मेरे धड़ से अलग कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ इस तरीके से मुझे छोड़ने की हिम्मत मत करना। ऐसा कहते हुए विंग की आंखों से आंसू बुरी तरीके से बह रहे थे। वो इस वक्त एक एक शब्द इस तरीके से बोल रहा था कि मानो अगर इस वक्त वांगजी उसके सामने सही सलामत होता ना तो शायद वांगजी भी कहीं ना कहीं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। विंग के हाथ कब वांगजी के फॉरहेड से उसके चीक्स पे आ गए और कब उन्हें सहलाने लगे और कब उसे उठाने के लिए वो कोशिश करने लगे उसे नहीं पता चल रहा था। वो बस सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि वांगजी इस वक्त उसके पास वापस आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुद ही सैड फील करने लगी हूँ, खुद ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। बट कोई बात नहीं यार, लाइफ
ऐसी ही होती है। सैड मोमेंट्स आपकी लाइफ में हद से ज़्यादा होते हैं और तब जाके ही कहीं हम लोगों को जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना उनकी कदर होती है। जो हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना तब जाके उनकी कदर महसूस होती है, जब हमारी लाइफ के यही डाउन्स वाले टाइम चल रहे हों। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी बेयर कीजिएगा। और चलिए आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हुए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्यारा से कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कोई भी इरिटेट करने वाला कमेंट मत कीजिएगा। इसके साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि शायद हो सकता है कि कल के साथ साथ परसों भी आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने को ना मिले, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि फ्राइडे यानी कि आज मैं अपने दांत को निकलवाने जा रही हूँ, तो जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम रहेगा थोड़ा और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ कोई भी पर्सनल मैसेज करके या पोस्ट पे कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि प्लीज़ अपलोड कीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं समझेंगे तो मैं किसे समझाऊंगी कि मैं प्रॉब्लम्स में चल रही हूँ, मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी समझिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।